सलाम आदाब। उम्मीद है आप सभी दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे। G20 के बारे में कई दिनों से ये चर्चा की जा रही थी कि G20 के कार्यक्रम में इतना खर्चा करने के बाद आखिर भारत को क्या फ़ायदा होगा। दिल्ली में G20 की बैठक समाप्त कर दी गई है, लेकिन अब कुछ ऐसी अहम चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो G20 की बैठक में बहुत अहम रही हैं। और इसी के साथ बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल भी ज़रूर होगा कि जिस तरह से भारत में या दुनिया के दूसरे ममालिक में मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, क्या उसके बारे में भी G20 में चर्चा की गई। इन सभी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। G20 समिट में हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए सबसे पहले बता दें कि एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। जो फ़ायदा हिंदुस्तान के लिए इस समिट से हुआ है उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा रहा था। इस कार्यक्रम में भारत, अरब देश और यूरोपीय देशों के बीच एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक डील हुई है। यह डील यह है कि भारत अब ज़मीनी और समुद्री रास्ते से सीधा दुबई, सऊदी अरब से होता हुआ यूरोप तक पहुंचेगा। यानी जहां तक ज़मीनी रास्ते हैं वहां का सफ़र ट्रेन से तय किया जाएगा और जहां समुद्र है वहां से समुद्री जहाज़ के ज़रिए सफ़र तय किया जाएगा। ये कॉरिडोर एशिया को यूरोप से कनेक्ट कराएगा। इस कॉरिडोर के ज़रिए भारत पूरी दुनिया से कनेक्ट होगा। यानी इसे इस मैप से समझा जा सकता है, यानी हमारा मुल्क सीधा समुद्री रास्ते से दुबई से कनेक्ट होगा। इसके बाद मिडिल ईस्ट के देशों को ज़मीनी रास्तों से यानी ट्रेन के ज़रिए से पार किया जाएगा। रियाज और हाइफा होते हुए इसके बाद इसराइल से कनेक्ट होगा और इसके बाद इसी रास्ते से होते हुए यूरोपीय देशों से कनेक्ट किया जाएगा। जो कनेक्टिविटी हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि इस रास्ते के ज़रिए हिंदुस्तान का कारोबार मिडिल ईस्ट के साथ साथ यूरोपीय देशों के साथ भी आसानी से बढ़ जाएगा और एक दूसरे से कम खर्चे में ज़्यादा कारोबार यानी लेन देन किया जा सकता है। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस कॉरिडोर के ज़रिए कम से कम हिंदुस्तान का कारोबार मिडिल ईस्ट के देशों के साथ साथ यूरोपीय देशों के साथ 40% बढ़ सकता है, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस प्रोजेक्ट को इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम दिया गया है और इस प्रोजेक्ट के लिए भारत, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका ने साइन भी कर दिए हैं। यानी अब ये डील कैंसिल नहीं हो सकती। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस डील पर कहा कि ये डील होना एक बहुत बड़ी बात है। इकोनॉमिक कॉरिडोर जितने भी डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। इस डील पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम इस डील के ज़रिए एक इम्पोर्टेंट और ऐतिहासिक साझेदारी पर पहुंचे हैं। आने वाले वक्त में ये इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोपीय देशों के लिए इकोनॉमिक एकीकरण का एक अहम जरिया होगा। इस प्रोजेक्ट का अहम मकसद एक दूसरे देशों के साथ कारोबार को बढ़ाना है। हालांकि चीन के लिए इस डील से बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सभी पड़ोसी मुल्क चीन के विकसित होने की वजह से उसके कर्ज में फंसे हुए हैं, जिससे राहत मिल सकती है। भारत को दूसरी बड़ी कामयाबी ये मिली है कि भारत अफ्रीका यूनियन को G20 का हिस्सा बनाने में कामयाब हो गया। इससे फ़ायदा ये होगा कि अफ्रीका यूनियन के साथ चीन का अब तक सबसे ज़्यादा लेन देन था, लेकिन अफ्रीका यूनियन के लिए रास्ता खोलने से भारत का लेन देन अफ्रीका के साथ चीन के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ेगा। और अफ्रीका यूनियन के 12 देशों में से 6 देश ऐसे हैं जिन्होंने सबसे कम वक्त में बहुत तेज़ी से तरक्की हासिल की है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भारत को UNSC में शामिल करने का समर्थन किया है। तैयब एर्दोगान ने कहा कि अगर भारत जैसा देश UNSC का हिस्सा बनता है तो ये हमारे लिए और भारत के लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। इसके साथ रजब तैयब एर्दोगान ने मुसलमानों के हालात को लेकर भी G20 समिट में अपनी बात रखी। रजब तैयब एर्दोगान ने यूरोप में लगातार कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही है, इसे लेकर कहा कि पुलिस की हिफाजत में और पुलिस के सामने किसी मुकद्दस किताब को आग के हवाले करना ये एक खास तबके को उकसाना है और ये हेट क्राइम को बढ़ावा देना है। इस तरह के बेहुदा कामों को आज़ादी ना समझने की हिदायत देते हुए कहा कि ऐसे कवानीन में जो देश के मुकद्दस किताबों को जलाने की इजाज़त देते हैं उन्हें बदलने की ज़रूरत है। और लगातार जुल्म की खबरें सामने आने की वजह से कुरान जैसी मुकद्दस किताब को आग के हवाले करने की वजह से रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि ऐसे मामलात में हमसे कोई भी खामोश रहने की उम्मीद नहीं कर सकता। G20 में रूस और यूक्रेन की जंग के बारे में भी बात करने की उम्मीद लगाई जा रही थी और ख़ास तौर पर यूक्रेन को बड़ी उम्मीद थी कि G20 में भारत रूस के सामने इस जंग के मामलात को ज़रूर रखेगा, लेकिन भारत ने रूस और यूक्रेन की जंग के मामलात से दूरी बनाई रखी।
रूस यूक्रेन जंग के मुद्दे पर तैयब एर्दोगान और एक या दो लीडर्स ने ज़रूर बातें की। इसके अलावा G20 की समिट में रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में ज़्यादा बातें नहीं की गई। इस पर यूक्रेन नाराज़ हो गया और यूक्रेन ने कहा कि G20 में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिस पर फख्र किया जाए। यूक्रेन के इस बयान से साफ है कि यूक्रेन भारत से इस जंग पर बातचीत की उम्मीद लगा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। G20 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से कहा कि कनाडा में भारतीय लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है और भारतीय नागरिकों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कनाडा में चरमपंथी भारत विरोधी एक्टिविटीज में शामिल हैं, जो अफसोसनाक है, और कहा कि भारतीय लोगों को धमकाने के साथ साथ उनके धार्मिक जगहों पर भी नुकसान किया जा रहा है। हालांकि हिंदुस्तान में हिंदू संगठनों की बढ़ती गुंडागर्दी और मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्म पर कोई बात नहीं की गई। G20 के इस कार्यक्रम के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।